नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो हर उस लड़की की सच्चाई बयां करती है जो जीवन में प्यार और भरोसे की तलाश में सब कुछ दांव पर लगा देती है। यह कहानी है निशा की, एक मासूम, नादान और जुझारू लड़की की। निशा, जिसने बिन बाप के अपने और अपनी मां के लिए जिंदगी की हर मुश्किल का सामना किया। हालातों ने उसे कमजोर नहीं बनाया बल्कि और मजबूत कर दिया। लेकिन किस्मत ने उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ लाया जहां प्यार के नाम पर उसे सिर्फ धोखा, दर्द और टूटे सपनों का साथ मिला। दुनिया से अनजान निशा को नहीं पता था कि इस समाज में अब सच्चा प्यार नहीं बल्कि स्वार्थ और छल का व्यापार चलता है। जिसने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया और उसकी दुनिया ही उजाड़ दी। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की दर्द भरी लेकिन सच्चाई से भरी कहानी। दीदी, मैं आपके आने का इंतजार बहुत बेसब्री से कर रही थी, पुष्पा ने निशा से कहा। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? निशा ने आश्चर्य से पूछा। दीदी, आप इस हॉस्टल की वार्डन है ना, और यहां आने वाले सभी बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत प्यार करती हैं। इसलिए बच्चे आपकी सभी बातें मानते हैं। दीदी, 3 दिन पहले एक 8 से 9 साल की बहुत प्यारी बच्ची इस हॉस्टल में आई है। वह बहुत उदास रहती है। उसने 3 दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया है। मैंने बहुत कोशिश की पर उसके चेहरे की उदासी खत्म नहीं हुई। मैं इसलिए आपका इंतजार कर रही थी कि आप ही उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं। पुष्पा ने अपनी बात स्पष्ट की। कब आई वह बच्ची? निशा ने पूछा। आज 3 दिन हो गए दीदी। उसके पापा उसे छोड़ने आए थे। जब वह जाने लगे तो बच्ची बहुत रो रही थी। वह यहां हॉस्टल में रुकना नहीं चाहती थी पर उसके पापा ने उसे डांट कर चुप करा दिया। वो मासूम बच्ची डांट खाकर चुप हो गई। दीदी, मुझे वह आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह तो उस बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह उसका पिता नहीं, कोई अनजान व्यक्ति हो। पुष्पा ने निशा को बताया। चलो, मैं उस बच्ची के पास चलती हूं, निशा ने कहा और वह पुष्पा के साथ उस बच्ची से मिलने चल दी। निशा जब उस बच्ची के रूम में पहुंची तो वह चुपचाप अपनी किताब गोद में रखकर कुछ खोज रही थी। निशा को देखकर उस लड़की की रूम पार्टनर खुश होकर बोली, मैडम, आप कब आई? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले आई हूं। अपनी रूम पार्टनर की बात सुनकर उस बच्ची ने चौंक कर उधर देखा जहां निशा खड़ी थी। निशा मुस्कुराते हुए उस बच्ची के पास आई और उसके पास बैठकर बोली, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उस बच्ची ने धीरे से कहा, पीहू। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारा नाम किसने रखा है? निशा की बात सुनकर उस बच्ची के चेहरे पर उदासी छा गई और आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने धीरे से कहा, मेरी मम्मा ने। क्या तुम्हें अपनी मम्मा की याद आ रही है? निशा ने धीरे से कहा। फिर रुककर पूछा, मम्मा से फोन पर बात करोगी? निशा ने बहुत प्यार से पूछा। निशा की बात सुनकर पीहू ने कहा, मैं अपनी मम्मा से फोन पर बात नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मम्मा भगवान के घर चली गई हैं। यह कहते हुए पीहू की आंखों से आंसू गिरने लगे। पीहू की बात सुनकर निशा के साथ पुष्पा के चेहरे पर दुख की लकीरें दिखाई देने लगी। निशा ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, पीहू बेटा, क्या तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी थी? निशा की बात सुनकर पीहू के चेहरे पर पहली मुस्कान फैल गई। हां मैडम, मेरी मां बहुत ही सुंदर और अच्छी थी। वह सभी के साथ बहुत प्यार से बात करती थी। मेरे घर में एक काकी अम्मा काम करती थी। वह मेरी मम्मा को देवी कहती थी। एक दिन मैंने काकी अम्मा से पूछा, आप मम्मा को देवी क्यों कहती हैं? तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी मम्मा सभी की मदद करती हैं, इसलिए मैं उन्हें देवी कहती हूं। पीहू ने खुश होकर निशा को बताया। पर पता नहीं मम्मा को क्या हो गया। वह बहुत बीमार रहने लगी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और एक दिन वह रात में सोई, फिर सुबह उठी ही नहीं। मैंने उन्हें बहुत उठाया पर वह कुछ बोल ही नहीं रही थी।
तभी काकी अम्मा ने कहा कि तेरी मम्मा भगवान के पास चली गई। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें भगवान अपने पास बुला लेते हैं। पीहू ने उदास होकर कहा। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। निशा भी पीहू की बात सुनकर उदास हो गई और उसने पीहू का ध्यान हटाने के लिए दूसरी बात करनी शुरू की। पीहू, तुम्हारी काकी अम्मा ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें भगवान अपने पास बुला लेते हैं। पर तुम्हारे पापा तुम्हारे पास हैं, तुम उनके बारे में कुछ बताओ। पापा बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, वह बहुत गुस्सा करते हैं। पहले जब मम्मा बीमार नहीं थी तो वह मुझसे और मम्मा से बहुत प्यार करते थे, पर जब से मम्मा बीमार हुई वो मम्मा से गुस्सा करते थे। मम्मा बहुत रोती थी। मम्मा को देखने जो डॉक्टर आंटी आती थी, पापा उनसे बहुत अच्छे से बात करते थे, पर मम्मा पर गुस्सा होते थे। मैडम, काकी अम्मा ने मुझे बताया कि पापा उनको मेरी नई मम्मा बनाने वाले हैं। उनके कहने पर ही पापा ने मुझे यहां हॉस्टल में छोड़ दिया है। पीहू ने बहुत दुखी होकर यह बात बताई। पीहू की बातें सुनकर निशा को पीहू के पापा से नफरत सी हो गई। तभी पीहू ने कहा, मैडम, आप मेरी मम्मा की फोटो देखेंगी? निशा जैसे सोते से जाग गई। उसने कहा, हां जरूर, मुझे दिखाओ, मैं भी देखूं कि मेरी गुड़िया जैसी पीहू की मम्मा कैसी है। पीहू ने तकिए के नीचे से एक तस्वीर निकाली और निशा को दिखाते हुए कहा, मैडम, ये मेरी मम्मा है, ये मैं हूं और ये मेरे पापा हैं। पीहू के पापा की तस्वीर देखकर निशा चौंक गई। जिस व्यक्ति को उसने एक बुरा सपना समझकर भुला दिया था, वह आज हकीकत बनकर उसके सामने एक बार फिर खड़ा हो गया था। मैडम, देखिए, मेरी मम्मा कितनी सुंदर है, पीहू ने खुश होकर निशा से कहा। निशा को पीहू की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह तो अतीत के गलियारों में दौड़ने लगी। तभी पीहू ने निशा को हिलाते हुए कहा, मैडम, आप कहां खो गई? निशा ने खुद को संयत करते हुए कहा, कहीं नहीं पीहू, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रही हूं। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे पास आकर इन तस्वीरों को देखूंगी। इतना कहकर निशा जल्दी से पीहू के कमरे से बाहर निकल गई, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। निशा को अचानक वहां से जाता हुआ देखकर पुष्पा को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह निशा को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि निशा के लिए बच्चों और पीहू से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। पुष्पा को निशा का वहां से जाना कुछ अजीब लगा, पर वह कुछ समझ नहीं सकी। फिर उसने लंबी सांस ली और वह भी वहां से चली गई। निशा अपने कमरे में चली गई। आज रविवार था, इसीलिए उसे ऑफिस में बैठना भी जरूरी नहीं था। निशा ने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जैसे वह दौड़कर आई हो। सचिन, सचिन, ये नाम निशा के दिमाग में गूंजने लगा। हां, यही व्यक्ति तो था जो कभी उससे प्यार का दावा करता था, जिसे आज उसने तस्वीर में देखा है। निशा आज से 10 साल पहले के अतीत में चली गई। निशा जैसे ही कॉलेज पहुंची, उसकी सहेली माही उसके पास आकर बोली, आज देर क्यों हो गई आने में? क्या करूं, ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा था। निशा ने लंबी सांस लेकर कहा, मुझे आने में देर हुई, पर तुमने क्लास क्यों नहीं अटेंड की? निशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या करूं निशा मैडम, आपके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता, इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, माही ने छेड़ते हुए कहा। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी माही ने कोहनी मारते हुए निशा से कहा, तेरा आशिक इधर ही आ रहा है। निशा ने देखा सचिन उसके पास आ रहा था। सचिन को देखकर माही ने कहा, मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है, मैं चलती हूं। माही ने हंसते हुए कहा और वहां से चली गई। निशा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, सचिन ने गंभीर मुद्रा में कहा। निशा ने देखा कि सचिन के चेहरे पर आज मुस्कान की जगह उदासी छाई हुई है। क्या बात है सचिन, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? निशा ने सचिन को देखकर पूछा। चलो कहीं बाहर चलते हैं, वहीं बैठकर तुम्हें बताऊंगा, सचिन ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वे दोनों शिव मंदिर के कैंपस में बैठे हुए थे। यह शिव मंदिर शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित था, जहां ज्यादा लोगों की भीड़ भाड़ नहीं होती थी।
इसलिए निशा और सचिन अक्सर यहां आ जाते थे। अब बताओ सचिन, क्या बात है? निशा ने सचिन का हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से पूछा। सचिन सिर झुकाकर चुपचाप बैठा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। सचिन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे घबराहट हो रही है, निशा ने परेशान होकर पूछा। निशा, पापा ने मेरी शादी पक्की कर दी है, सचिन ने अपनी नजरें झुकाकर जवाब दिया। सचिन की बात सुनकर निशा ने आश्चर्य से पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? तुमने अपने पापा से बताया नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? बताया था, पर वह तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी दोस्त की बेटी से मेरा विवाह करने का फैसला किया है। जब मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा कि यदि मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वह आत्महत्या कर लेंगे, सचिन ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। सचिन की बात सुनकर निशा की आंखों से आंसू बह निकले। सचिन ने कहा, निशा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं शादी किसी से भी करूं, पर प्यार हमेशा तुमसे ही करता रहूंगा। निशा, अगर तुम तैयार हो तो मैं आज अभी यही मंदिर में तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन क्या तुम्हारे पापा मुझे अपनी बहू स्वीकार करेंगे? निशा ने उदास लहजे में पूछा। नहीं, पापा तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं स्वीकार करेंगे और मैं पापा की जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता, सचिन ने गंभीरता से जवाब दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, निशा ने धड़कते दिल से पूछा। निशा, मुझे पापा की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानता हूं। वह जो कहते हैं वह करते भी हैं, इसलिए मैं अपने पापा को खो नहीं सकता। हां, मैं इतना कर सकता हूं कि मैं बाद में तुमसे भी शादी कर लूंगा, सचिन ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए जवाब दिया। निशा ने आश्चर्य और गुस्से में सचिन को देखते हुए कहा, सचिन, तुम मुझे अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहते हो, जो कानून और समाज दोनों की नजरों में नाजायज है। तुम्हारी नजरों में मेरी यही हैसियत है? कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसलिए तुमसे शादी करने की बात कर रहा हूं। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पत्नी का अधिकार दूंगा, अलग घर लेकर दूंगा जहां तुम रानी बनकर रहना। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, पर पापा की धमकी के कारण मजबूर हूं। मैं अपने पापा की मौत का इल्जाम अपने सिर नहीं लेना चाहता, इसलिए तुम्हें दूसरी पत्नी बनाना चाहता हूं। निशा, मेरा विश्वास करो, सचिन ने निशा का हाथ पकड़कर उसे मनाते हुए कहा। नहीं सचिन, मैं तुमसे छुपकर शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी मां इस तरह की शादी की इजाजत नहीं देगी। जिस तरह तुम्हें अपने पापा प्यारे हैं, उसी तरह मेरी मां मुझे प्यारी है। तुम खुश रहो, यही मेरी दुआ है। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, निशा ने कहा और वहां से चली गई। माही से उसे पता चला कि सचिन ने शादी कर ली। माही ने ही बताया कि उसने उस लड़की से शादी इसलिए की थी कि वह बहुत सुंदर और अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसके पिता शहर के बहुत बड़े उद्योगपति थे। माही ने निशा से कहा था, सचिन तुम्हें प्यार नहीं करता, वह तुम्हारे शरीर की चाहत रखता था और तुमने उसे प्यार समझने की भूल की। पर निशा ने कभी भी माही की बातों पर विश्वास नहीं किया। उस शहर में निशा का मन नहीं लगा, उसे सचिन की याद आती रहती थी, इसलिए उसने उत्तराखंड के एक शहर में वार्डन की नौकरी कर ली। तब से वह यहीं बच्चों के बीच रहकर अपनी पुरानी यादों को भूलने की कोशिश कर रही थी। उसने आज तक शादी नहीं की थी, क्योंकि वह अभी तक सचिन को भूल नहीं सकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। निशा अतीत से वर्तमान में लौट आई। निशा ने दरवाजा खोला तो सामने पुष्पा खड़ी हुई थी। दीदी, आपको प्रिंसिपल मैडम बुला रही हैं, पुष्पा ने कहा। चलो, मैं आ रही हूं, निशा ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद निशा प्रिंसिपल ऑफिस में बैठी हुई थी। निशा, परसों जो लड़की पीहू इस हॉस्टल में आई है, उसके पापा कल आ रहे हैं। वह बहुत बड़े उद्योगपति हैं, हमारे स्कूल को बहुत बड़ा डोनेशन देने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी लड़की का विशेष ध्यान रखा जाए, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। तुम उस बच्ची का अच्छे से ध्यान रखना, उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, प्रिंसिपल मैडम ने निशा को समझाते हुए कहा। ठीक है मैडम, मैं अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी।
निशा ने धीरे से कहा और वहां से चली गई। उसे प्रिंसिपल मैडम की बात अच्छी नहीं लगी, पर उसे नौकरी करनी थी, इसीलिए चुप रहने में ही भलाई थी। दूसरे दिन निशा ऑफिस में बैठी हुई थी। तभी पुष्पा ने आकर बताया कि पीहू के पापा आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनको अंदर भेज दो, निशा ने कहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह सोच रही थी कि वह सचिन का सामना कैसे करेगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिसे वह प्यार करती थी, जिसने उसे धोखा दिया, वह आज फिर उसके सामने आ रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आइए, निशा ने कहा। सचिन जैसे ही अंदर आया, सामने निशा को देखकर चौंक गया। निशा, तुम यहां की वार्डन हो? उसने आश्चर्य से पूछा। हां, क्यों? मैं यहां नहीं हो सकती क्या? मिस्टर सचिन? निशा ने उल्टा सवाल कर दिया। निशा की बात सुनकर सचिन सक पका गया। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं था। तुम यहां की वार्डन हो, मैं यह नहीं जानता था, सचिन ने अपनापन दिखाते हुए कहा। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे मिस्टर सचिन? निशा ने रुखाई से पूछा। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का विशेष ध्यान रखा जाए। उसके लिए मैं अतिरिक्त फीस देने को तैयार हूं, सचिन ने गर्व से जवाब दिया। तब तो आपको उसे अपने साथ घर में रखना चाहिए, निशा ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा। सचिन निशा की बात सुनकर सक पका गया, फिर स्वयं को संभालते हुए बोला, मैं शादी करने जा रहा हूं। पीहू ने अभी अभी अपनी मां को खोया है। वह प्रिया को अपनी मां का स्थान नहीं दे पाएगी, इसलिए मैं यह चाहता हूं कि वह प्रिया से दूर रहे। जब वह समझदार हो जाएगी तो खुद ही समझ जाएगी कि मैंने उसे यहां हॉस्टल में क्यों रखा था, सचिन ने बेशर्मी से जवाब दिया। मिस्टर सचिन, आप कैसे बाप और पति हैं जो अपनी बेटी की भावनाओं को आहत कर रहे हैं और अपनी पत्नी के प्यार का अपमान भी। अभी 2 महीने पहले पीहू ने अपनी मां को और आपने अपनी पत्नी को खोया है। उसे कुछ समय तो देते कि वह अपनी मां को भूल सके, उसके बाद शादी करते, निशा ने नफरत से कहा। मैडम निशा जी, पीहू ने जरूर अभी 2 महीने पहले अपनी मां को खोया है, पर मैंने अपनी पत्नी को 5 साल पहले ही खो दिया था, क्योंकि वह पत्नी के फर्ज निभाने लायक नहीं थी। हर समय बीमार रहती थी। मुझे भी पत्नी का सुख चाहिए, इसलिए मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, सचिन ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सचिन की बात सुनकर निशा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वह सोचने पर मजबूर हो गई। उसके सामने जो शख्स बैठा है, क्या वह वही व्यक्ति है जो उसे प्यार करने का दावा करता था? उसके सामने बैठा व्यक्ति वासना का पुजारी है। यह तो किसी से प्यार कर ही नहीं सकता, यह तो औरतों के शरीर से प्यार करता है। चलो, अच्छा हुआ कि आज इस व्यक्ति के चेहरे का मुखौटा उतर गया, नहीं तो मैं जीवन भर इस मुखौटे के पीछे का घिनौना चेहरा पहचान न पाती, निशा ने सोचा। निशा सचिन की बात सुनकर उसे घृणा से देखते हुए बोली, मिस्टर सचिन, आप यहां से जा सकते हैं। आज के बाद आपको जो भी बात करनी हो वो प्रिंसिपल मैडम से कीजिएगा, मुझसे नहीं। आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। मैंने तुम्हें पहचानने में कोई भूल नहीं की थी। निशा की नफरत भरी निगाहों को देखकर सचिन वहां बैठा नहीं रह सका। वह ऑफिस से बाहर निकल गया। सचिन के जाते ही निशा ने लंबी सांस ली। जब तक सचिन उसके सामने बैठा था, उसका दम घुट रहा था। उसकी बेशर्मी और ढिठाई देखकर निशा अवाक रह गई थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वह कितने घृणित इंसान को अब तक अपने मन मंदिर में बिठाए हुए थी। जिस आदमी की परछाई से भी आज उसे घिन महसूस हो रही थी, वह आज तक उस आदमी को पिता के प्यार के कारण मजबूर समझ रही थी और उसे प्यार का देवता मानकर उसकी पूजा करती रही। जो आदमी किसी की नफरत के काबिल भी ना हो, उसे कोई प्यार कैसे कर सकता है? क्या मैं इतनी बेवकूफ थी कि मैं लोहे को हीरा समझकर अब तक संभाल कर रखे हुए थी? निशा को स्वयं पर गुस्सा आ रहा था। निशा के मन में तूफान उठ रहा था। वह सोच सोच कर घुट रही थी कि जब मैं सचिन के इस व्यवहार को देखकर इतनी परेशान हो गई, तो वह नन्ही सी बच्ची कैसे अपनी मां के स्थान पर किसी और औरत को बर्दाश्त कर पाएगी। सचिन अपने स्वार्थ और वासना में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपनी बेटी की खुशियों की भी कोई परवाह नहीं रही। अभी तो पीहू छोटी है,
ज्यादा कुछ नहीं समझ रही है, पर कल को वह बड़ी होगी तो क्या सोचेगी? उसके मन में अपने पिता के लिए कितनी नफरत की भावनाएं जन्म लेंगी। पर सचिन जैसे व्यक्ति के लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। वह तो सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता है। ऐसे वासना के पुजारी से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? निशा ने यही सोचते हुए एक थकान भरी लंबी सांस ली। तभी पुष्पा ऑफिस में आई और आते ही रहस्यमयी आवाज में बोली, दीदी, आपको पता है अभी प्रिंसिपल ऑफिस में क्या हुआ? अरे पुष्पा, जब मैं यहां अपने ऑफिस में बैठी हूं तो मुझे प्रिंसिपल ऑफिस की बात कैसे पता चलेगी? मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं। अब तू ही बता दे वहां क्या हुआ है, वरना तेरे पेट में दर्द होने लगेगा। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, वो जो अमीर आदमी आया हुआ है ना। फिर कुछ सोचकर कहा, अरे दीदी, वही पीहू बिटिया का बाप। वो प्रिंसिपल सर से कह रहा था कि अब मैं यहां नहीं आऊंगा। मेरे यहां जल्दी जल्दी आने से पीहू यहां के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए आपको पीहू के विषय में जो भी जानकारी देनी होगी फोन पर दे दीजिएगा। मैं अगले हफ्ते विवाह करके हनीमून के लिए यूरोप जा रहा हूं। वहां से 2 महीने बाद लौटूंगा। तभी मैं अपनी नई पत्नी के साथ यहां पीहू से मिलने आऊंगा। दीदी, क्या कोई बाप इतना निष्ठुर हो सकता है कि वह अपनी 8 साल की बच्ची को हॉस्टल में छोड़कर विदेश हनीमून मनाने जाए? पुष्पा ने मुंह बनाते हुए गुस्से में पूछा। इन अमीर लोगों के दिलों में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। इनके अपने सुख के आगे सब बेकार है। अच्छा ये बताओ, वह आदमी अपनी बेटी से मिला? निशा ने सचिन के विषय में पूछा। नहीं दीदी, वो प्रिंसिपल साहब से मिलकर चला गया। अपनी बेटी से मिलने नहीं गया और बेटी को पता ही नहीं चला कि उसके पापा चले गए हैं। जब मैंने पीहू बिटिया से कहा, तुम्हारे पापा चले गए, तो उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने धीरे से कहा, पापा बहुत बिजी रहते हैं, डॉक्टर आंटी का फोन आ गया होगा इसलिए वह चले गए। दीदी, इतना कहकर वह चुप हो गई। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसुओं के साथ दर्द का सैलाब भी था। पुष्पा ने गंभीर लहजे में कहा। पुष्पा की बात सुनकर निशा स्तब्ध रह गई। कोई व्यक्ति बेशर्म, स्वार्थी और वासना का पुजारी हो सकता है, पर वह इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि उसे अपने सुख के आगे अपनी बच्ची का दर्द भी न दिखाई दे? पुष्पा, पीहू इस समय कहां है? निशा ने पूछा। अपने कमरे में बैठी अपनी मम्मी की तस्वीरें देख रही है, पुष्पा ने दुखी होकर बताया। ठीक है, मैं पीहू से मिलकर आती हूं। इतना कहकर निशा पीहू के पास जाने के लिए अपने ऑफिस से बाहर निकल गई। पीहू, आप रो रहे हो बेटा? निशा ने पीहू के कमरे में पहुंचकर उससे पूछा। पीहू ने चौंक कर निशा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जल्दी से अपने आंसुओं को दोनों हाथों से पोंछते हुए घबरा कर कहा, नहीं मैडम, मैं अपनी मम्मा की तस्वीर देख रही थी। निशा पीहू के पास आकर उसके पास बैठते हुए बोली, पीहू, एक बात बताओ, जब तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास थी तब भी तुम उनके सामने रोती थी? नहीं मैडम, मेरी मम्मा मुझे कभी रोने नहीं देती थी। वो मुझसे कहती थी कि मेरी गुड़िया की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। पीहू ने उदासी भरे स्वर में जवाब दिया। फिर तुम आज क्यों रो रही हो? तुम्हें रोता देखकर तुम्हारी मम्मा उदास हो जाएंगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? निशा ने धीरे से पूछा। मैडम, मम्मा अब मुझे कहां देख सकती हैं? वो तो भगवान के पास चली गई है। पीहू ने उदास होकर मासूमियत से पूछा। तुम्हारी मम्मा अब स्टार बनकर वहां से तुम्हें देख रही हैं। आसमान पर जो स्टार तुम्हें दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक तुम्हारी मम्मा है, निशा ने समझाते हुए कहा। सच मैडम? पीहू ने खुश होकर पूछा। बिल्कुल सच, निशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैडम, इतने स्टार आसमान पर हैं, इनमें से मेरी मम्मा कौन सी हैं? मुझे कैसे पता चलेगा? पीहू ने मासूमियत से पूछा। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव दिखाई दे रहे थे। इतने सितारों में से तुम अपनी मम्मा को बहुत आसानी से पहचान सकती हो, निशा ने हंसते हुए कहा। कैसे मैडम? मुझे तो सभी एक जैसे लगते हैं, पीहू ने आश्चर्य से पूछा। यह तो बहुत आसान है। तुम सितारों को देखो, जो सितारा तुम्हें सबसे अच्छा लगे वही तुम्हारी मम्मा है।
निशा ने पीहू को समझाते हुए कहा। अच्छा, तो फिर मैं आज रात को आसमान के सितारों में से अपनी मम्मा को ढूंढूंगी, पीहू ने खुश होकर ताली बजाते हुए कहा। तो फिर चलो, पहले अपने आंसू पोंछो, फिर खाना खाओ, तभी तुम रात में अपनी मम्मी को खोज पाओगी। अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम्हें तुम्हारी मम्मा दिखाई नहीं देगी, निशा ने रहस्यमय स्वर में कहा। अच्छा, क्या ऐसा होता है? पीहू ने घबराकर जल्दी से पूछा। बिल्कुल ऐसा ही होता है, तुम्हारी निशा मैडम सच कह रही हैं। तभी दरवाजे के पास से आवाज सुनाई दी। निशा और पीहू ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो वहां स्कूल के वाइस चेयरमैन खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर निशा हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और जल्दी से बोली, निखिल सर, आप यहां? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? निशा निखिल को अपने सामने देखकर घबरा गई। वह जल्दी निखिल के सामने पड़ती नहीं थी, क्योंकि निशा ने निखिल की आंखों में अपने लिए प्यार को पढ़ लिया था। पर निशा निखिल के सामने अनजान बनने का नाटक करती थी। आज फिर निखिल को अपने इतने करीब देखकर वह घबराकर अपनी नजरें चुराने लगी। निशा यह नहीं चाहती थी कि निखिल यह जान सके कि मैं जान गई हूं कि वह मुझे पसंद करने लगा है। अगर मैं यहां नहीं आता तो मुझे पता कैसे चलता कि निशा मैडम से बच्चे इतना प्यार क्यों करते हैं? वैसे आप मुझे देखकर घबरा क्यों रही हैं? निखिल ने रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ पूछा। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहां की वार्डन हूं, तो मेरी यह जिम्मेदारी बनती है कि मैं बच्चों की समस्याओं के साथ ही साथ उनकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करूं, निशा ने सहजता से कहा। निखिल की बात का इशारा निशा समझ गई थी, पर उसने धीरे से अनजान बनकर जवाब दिया। अगर हर अध्यापक आपकी तरह बच्चों के विषय में ऐसा ही सोचने लगे तो बच्चे अपने मनोभावों को अपने अध्यापकों के सामने खुलकर व्यक्त करेंगे और उनकी हर समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। वे गलत मार्ग पर जाने से भी बच जाएंगे। निखिल जी ने निशा की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, सर, अध्यापकों का तो कर्तव्य ही होता है कि वह अपने विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन करें, निशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हर अध्यापक ऐसा नहीं करता, यहां भी ऐसे अध्यापक हैं, यह आप भी जानती हैं। यह कहते हुए निखिल के चेहरे पर गंभीरता छा गई। सर, आपको शायद मुझसे कुछ कहना था, निशा ने बात बदलते हुए कहा। अरे हां, मैं तो जिस काम के लिए आपके पास आया था वह कहना ही भूल गया। कल सुबह एक मीटिंग रखी गई है जिसमें आपका रहना बहुत जरूरी है। जब मुझे पता चला कि आप एक सप्ताह की छुट्टी लेकर अपनी माताजी से मिलने गई हैं, तो मैं परेशान हो गया कि आपको कैसे बुलाया जाए। जब मैंने पुष्पा से इस विषय पर बात की तो उसने बताया कि आप आ चुकी हैं और एक उदास बच्ची से मिलने उसके कमरे में गई हैं, तो मैंने आपको अपने ऑफिस में बुलाना ठीक नहीं समझा। मैं उस प्यारी बच्ची और आपसे मिलने यहीं आ गया। निखिल जी ने निशा को गहरी नजरों से देखते हुए हंसकर कहा। सर, मीटिंग में मेरा रहना क्यों जरूरी है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूं? निशा ने निखिल की ओर देखकर पूछा। आप पूछ सकती हैं, पर मैं बता नहीं सकता। यह तो मीटिंग में ही पता चलेगा। आपका वहां रहना क्यों जरूरी है, यह तो चेयरमैन साहब कल ही आपको बताएंगे। निखिल जी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया और वहां से चले गए। निशा निखिल को जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव दिखाई दे रहे थे। मैडम, आप रात में मेरे साथ रहेंगी जब मैं अपनी मम्मा को आसमान में ढूंढूंगी? पीहू की मासूम आवाज सुनकर निशा चौंक कर अपनी सोच से बाहर निकल गई। हां, मैं रात को तुम्हारे पास आऊंगी, तब हम दोनों मिलकर तुम्हारी मम्मा को आकाश में ढूंढेंगे। अच्छा, अब तुम आराम करो, कल से तुम्हें स्कूल भी जाना होगा। अब मैं चलती हूं, शाम को आऊंगी, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई। निशा अपने ऑफिस में बैठी अभी भी निखिल के चेहरे की रहस्यमय मुस्कान के बारे में सोच रही थी। कल की मीटिंग में क्या बात होगी जो उसका वहां रहना जरूरी है, यह सोचकर निशा परेशान थी। निशा रात भर बेचैन रही। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि निखिल जी ने उसे मीटिंग में रहने के लिए विशेष रूप से क्यों कहा है।
यही सोच विचार करते हुए निशा कब नींद की आगोश में समा गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसकी आंख देर से खुली। जब उसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी, क्योंकि घड़ी की सुई 7 बजा रही थी। हे भगवान, मैं इतनी देर तक सोती रही। मुझे मीटिंग में भी पहुंचना है। चेयरमैन साहब समय के बहुत पाबंद हैं। अगर मैं आज देर से मीटिंग में पहुंची तो मेरी बनी बनाई प्रतिष्ठा धूमिल पड़ जाएगी। निशा मन ही मन यह सोचने लगी। यही सोचते हुए वह जल्दी से बिस्तर से उठकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद निशा तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। इस समय 8 बजे थे। उसके पास नाश्ता करने का समय नहीं था। उसने सोचा, मीटिंग के बाद कैंटीन में जाकर कुछ खा लूंगी। वैसे आमतौर पर निशा अपना नाश्ता खुद बनाती थी। उसके रूम में एक छोटा सा किचन भी था। लंच और डिनर वह हॉस्टल कैंटीन में बच्चों के साथ ही करती थी। अभी मीटिंग शुरू होने में आधा घंटा था, इसलिए निशा अपने ऑफिस की ओर चल पड़ी। तभी पीछे से पुष्पा की आवाज सुनाई दी। दीदी, आपको बड़े साहब अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। निशा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पुष्पा खड़ी हुई थी। पुष्पा, क्या चेयरमैन साहब आ गए हैं? निशा ने आश्चर्य से पूछा। हां दीदी, वह अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, पुष्पा ने बताया। मीटिंग तो 8:30 थी। चेयरमैन साहब आज इतनी जल्दी आ गए क्या? और सभी मेंबर्स भी वहां हैं? निशा ने घबराकर पूछा। नहीं दीदी, अभी कोई नहीं आया है। आप परेशान ना हो, सिर्फ बड़े साहब और छोटे साहब ही ऑफिस में हैं। उन्होंने आपको बुलाने के लिए कहा है, पुष्पा ने मुस्कुराते हुए कहा। पुष्पा की बात सुनकर निशा ने चैन की सांस ली और चेयरमैन साहब के ऑफिस की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने बहुत सम्मानित स्वर में पूछा, मैं आ सकती हूं सर? कम इन, अंदर से गंभीर आवाज सुनाई दी। निशा ऑफिस के अंदर दाखिल हुई और उसने चेयरमैन साहब और निखिल का अभिवादन किया। बैठिए मिस निशा, चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद सर, कहते हुए निशा कुर्सी पर बैठ गई। आपने मुझे बुलाया सर? निशा ने धीरे से पूछा। हां मिस निशा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात पर गौर फरमाएंगी, चेयरमैन साहब ने गंभीर लहजे में कहा। चेयरमैन साहब की बात सुनकर निशा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह मन ही मन घबरा गई। कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई जिसके कारण चेयरमैन साहब ने उसे यहां वार्निंग देने के लिए बुलाया है। तभी कल निखिल सर कह रहे थे कि उसका मीटिंग में रहना जरूरी है। चेयरमैन साहब की बात सुनकर निशा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने डरते हुए पूछा, सर, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या किसी ने मेरे खिलाफ कोई शिकायत की हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नौकरी से ना निकालिएगा। मैं आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इतना कहते कहते निशा की आवाज भर्रा गई और उसकी आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा। निशा को रोते हुए देखकर चेयरमैन साहब ने जल्दी से कहा, अरे निशा, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल नहीं रहा हूं, बल्कि तुम्हारे कंधों पर और ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ डाल रहा हूं, इसलिए मीटिंग रखी गई है। चेयरमैन साहब की बात सुनकर निशा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखाई दे रहे थे। इस तरह क्यों देख रही हो? शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, पर यह सच है। आज की मीटिंग में तुम्हें तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। मिस निशा, अब तुम स्कूल की वार्डन नहीं, वाइस प्रिंसिपल होगी। चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊंगी। मुझे वार्डन ही रहने दीजिए सर। निशा ने घबराकर डरते हुए कहा, तुम क्या कर सकती हो यह तुम खुद नहीं जानती, पर हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए तुम्हें यह जिम्मेदारी दी जा रही है और तुम यह जिम्मेदारी लेने से इनकार नहीं कर सकती, यह मुझे विश्वास है। चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए गंभीरता से कहा, ठीक है सर, मैं आपके कहने पर यह जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपने पहले पद को भी नहीं छोड़ूंगी। उस पद पर आप किसी और को नियुक्त कर दीजिए, पर मैं उस पद पर अवैतनिक रूप से कार्य करती रहूंगी। मेरी इस इच्छा को आप ठुकराएंगे नहीं, मैं यह आशा करती हूं। निशा ने गंभीर मुद्रा में कहा, ठीक है,
तुम वार्डन के पद पर कार्यरत रहोगे। तुम्हारे सहायक के रूप में किसी दूसरे को नियुक्त किया जाएगा। उस पद का वेतन उसे दिया जाएगा। अब तुम खुश हो? चेयरमैन साहब ने हंसते हुए पूछा। यस सर, निशा ने खुश होकर कहा। चेयरमैन साहब कुछ और कहते, उससे पहले उनका फोन बज उठा। उन्होंने फोन उठाया। हेलो, क्या? कब हुआ? अचानक कैसे? ठीक है, मैं निखिल के साथ वहां आ रहा हूं, तुम हौसला रखो, चेयरमैन साहब ने दुखी स्वर में कहा और फोन काट दिया। उनके चेहरे पर दुख और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ पापा? किसका फोन था? निखिल ने घबरा कर पूछा। प्रिया का। तुम्हारी चाची अब इस दुनिया में नहीं रही, चेयरमैन साहब ने दुखी होकर लंबी सांस लेकर कहा। क्या? वह तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक यह सब कैसे हो गया? निखिल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। प्रिया की किस्मत ही ऐसी है। पहली बार जब उसकी बारात आई तो तुम्हारे चाचा की मौत हो गई। लड़के वालों ने प्रिया को मनहूस कहकर ठुकरा दिया। अब दूसरी बार जब 10 दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी तो तुम्हारी चाची की मौत हो गई। अब 1 साल शादी नहीं हो सकती, उसके बाद का पता नहीं। चेयरमैन साहब ने दुखी होकर कहा। निखिल, आज की मीटिंग कैंसिल कर दो, हमें तुरंत इंदौर के लिए निकलना है। प्रिया वहां हमारा इंतजार कर रही है। चेयरमैन साहब ने गंभीर लहजे में कहा। पापा, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या सचिन प्रिया से शादी करेगा? निखिल ने कहा। देखो क्या होता है, जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। हम सब उसके हाथों की कठपुतलियां हैं, चेयरमैन साहब ने दुखी होकर कहा और वह निखिल के साथ ऑफिस से बाहर निकल गए। सचिन, इंदौर और डॉक्टर प्रिया, यह नाम निशा के कानों में गूंजने लगे। तो क्या सचिन निखिल की बहन से शादी करने वाला है? नहीं नहीं, इससे आगे वह कुछ सोच ही नहीं सकी। चेयरमैन साहब और निखिल के जाने के बाद भी निशा बुत बनी कुर्सी पर बैठी रही। उसे यह भी होश नहीं रहा कि चेयरमैन साहब अपने ऑफिस से बाहर जा चुके हैं। निशा के कानों में अभी भी सचिन, डॉक्टर प्रिया की गूंज सुनाई दे रही थी। वह पता नहीं कितनी देर वहीं ऑफिस में बैठी रही, उसे कोई होश नहीं था। पुष्पा की आवाज ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। दीदी, आप अभी भी यहीं बैठी हुई हैं, यहां से चलिए, आज स्कूल का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि बड़े साहब ने एक दिन का शोक घोषित कर दिया है। उनके भाई की पत्नी की मौत हो गई है। वे लोग इंदौर के लिए निकल गए हैं। मुझे लगता है कि आपको इसकी सूचना मिल गई है, इसलिए आप दुखी हो रही हैं, पर ईश्वर के आगे किसी की चलती है। जो होना था वह तो हो गया, अब आप भी यहां से चलिए, पुष्पा ने उदासी भरे स्वर में कहा। निशा ने कुछ नहीं कहा। उसके मन में विचारों की आंधी चल रही थी। वह चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गई। पुष्पा आश्चर्यचकित होकर निशा को जाते हुए देखती रही। उसे निशा का व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। फिर मन ही मन सोचने लगी, हो सकता है निशा दीदी को अपनी मां की याद आ गई हो। अभी कुछ दिन पहले उसकी मां की भी तो ऐसे ही अचानक मौत हो गई थी। यह विचार आते ही पुष्पा ने लंबी सांस ली और वह भी ऑफिस से बाहर निकल आई। उधर निशा अब भी अपने कमरे तक पहुंची नहीं थी। तभी पीहू की रूम पार्टनर दौड़ती हुई उसके पास आई और निशा से कहने लगी, मैडम मैडम, पीहू बहुत रो रही है, आप जल्दी चलिए। क्या हुआ उसे? वह क्यों रो रही है? निशा ने घबरा कर पूछा। मैडम, मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता है, शायद उसके पापा प्रिंसिपल सर से मिलने आए थे। यहां आकर भी वह बिना पीहू से मिले ही चले गए थे। जब से पुष्पा दीदी ने पीहू को यह बताया था, वह तभी से उदास रहती थी, पर आज वह रो रही है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती, पीहू की रूम पार्टनर ने उदास लहजे में जवाब दिया। चलो मैं देखती हूं पीहू क्यों रो रही है, निशा ने कहा और पीहू के कमरे की तरफ चल पड़ी। जब निशा पीहू के कमरे में पहुंची तो पीहू अपनी मम्मा की तस्वीर से बातें करते हुए रो रही थी। मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप तो स्टार बन गई हैं। मेरी मम्मा ने मुझे बताया है, मैं आपको रोज देखती हूं। क्या आप भी अपनी पीहू को देखती हैं? मम्मा, क्या आपको पता है, पापा मेरे हॉस्टल आए थे, पर मुझसे बिना मिले ही चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा। वह भी प्रिया आंटी से शादी करने वाले हैं।
प्रिया आंटी अब मेरी नई मम्मा बन जाएगी, पर मैं उन्हें मम्मा नहीं कहूंगी। मम्मा, मुझे आपको एक बात बतानी है। आपकी सभी साड़ियां और गहने पापा प्रिया आंटी को दे देंगे। पापा प्रिया आंटी से कह रहे थे, मम्मा मैं आपकी साड़ियां उन्हें नहीं दूंगी। पर वह तो आपकी हैं। मैंने पापा से कहा तो पापा ने मुझे डांटते हुए कहा, यह अब प्रिया का है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हारे लिए दूसरी साड़ियां आएंगी। पर मम्मा वह साड़ी आपकी तो नहीं होगी ना? आप लौट आओ, आप लौट आओ। इतना कहकर पीहू फूट फूट कर रोने लगी। पीहू को रोता देखकर निशा का दिल दर्द से तड़प उठा। उसे सचिन से और भी नफरत होने लगी। निशा दौड़कर पीहू के पास पहुंची और उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराने लगी। पीहू निशा को देखकर उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। निशा ने उसे रोने दिया जिससे उसका मन हल्का हो जाए। थोड़ी देर बाद पीहू चुप हुई। निशा ने उसके आंसू पोंछे और झूठी नाराजगी जताते हुए कहा, मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर तुम रोओगी तो तुम्हारी मम्मा दुखी होगी और वह भी रोने लगेगी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। निशा ने बुरा सा मुंह बनाया। नहीं मैडम, आप मुझसे नाराज ना होइए। अब मैं कभी नहीं रोऊंगी। आप मुझे मेरी मम्मा जैसी लगती हैं, पीहू ने निशा को मनाते हुए कहा। अच्छा चलो, मैंने तुम्हें माफ किया, पर तुम मुझे यह बताओ कि मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा जैसी क्यों लगती हूं? निशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपकी आंखें और आपके लंबे सुनहरे बाल बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह ही हैं। मेरी मम्मा के बाल मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैं उन्हें अपने हाथों से छूती थी और मम्मा के बालों में कंघी भी करती थी। जब मम्मा बीमार थीं, आप मेरी मम्मा की तरह साड़ी पहनती थीं, इसलिए मेरी मम्मा जैसी लगती हैं। पीहू ने निशा की ओर देखते हुए कहा। अच्छा, तुम्हारी मम्मा के बाल सुनहरे थे जैसे तुम्हारे हैं? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। हां, पर मेरे बाल उतने लंबे नहीं हैं। पीहू ने उदास होकर कहा। अभी तुम छोटी हो, इसलिए तुम्हारे बाल भी छोटे हैं। जब तुम अपनी मम्मा जितनी बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे बाल भी बिल्कुल तुम्हारी मम्मा की तरह लंबे हो जाएंगे। समझी बुद्धू? निशा ने हंसते हुए कहा। पीहू भी निशा की बातें सुनकर हंसने लगी। निशा पीहू से बातें कर जरूर रही थी, पर उसके मन मस्तिष्क में विचारों की आंधी अभी भी चल रही थी। उसने कुछ सोचकर पीहू से पूछा, पीहू, जिस औरत से तुम्हारे पापा शादी करने वाले हैं, क्या वह तुम्हें डांटती थी? नहीं, पापा कभी मुझे उनके पास जाने ही नहीं देते थे। एक बार वह मेरे कमरे में मुझसे मिलने आई थी। तभी वहां पापा आ गए और उनका हाथ पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर लेकर चले गए। उनके जाने के बाद मेरे पास आकर बोले, तुम कभी प्रिया के पास नहीं जाना, उसे बच्चे अच्छे नहीं लगते। अगर तुम उसके पास गई तो वह तुम्हें मारेगी, फिर तुम मुझसे शिकायत नहीं करना। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही प्रिया के बारे में सब बता दे रहा हूं। अगर तुम्हारे कारण प्रिया ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगा। पीहू ने उदास स्वर में मायूसी से कहा, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें हॉस्टल तुम्हारी नई मम्मा के कारण भेजा है? निशा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। पता नहीं, पर मैं तो डॉक्टर आंटी के पास जाती ही नहीं थी, पीहू ने धीरे से जवाब दिया। अच्छा चलो, इन बातों को छोड़ो और कुछ बातें करें। तुम मुझे यह बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? निशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे गाना सुनना और गाना दोनों बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मा भी बहुत अच्छा गाती थी, पीहू ने खुश होकर कहा। तभी निशा का फोन बज उठा। उसने देखा फोन सौम्या का था। निशा ने फोन उठाया, सौम्या से कहा कि वह कुछ देर बाद उससे बात करेगी। फिर पीहू की तरह मुखातिब होकर बोली कि वह थोड़ी देर में उसके पास आएगी। यह कहकर निशा कमरे से बाहर चली गई। अपने कमरे में पहुंचकर निशा ने सौम्या को फोन किया। हेलो सौम्या, तू कैसी है? आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? निशा ने शिकायती लहजे में कहा। मैंने तो तुम्हें याद भी कर लिया, तुम तो हमें कभी याद भी नहीं करती। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सौम्या ने भी प्यार भरे गुस्से से शिकायत की। ठीक है, मैं मानती हूं कि मैंने फोन नहीं किया, पर तुम्हें तो पता है
मैं यहां स्कूल में वार्डन हूं। दिन रात 24 घंटे की नौकरी है। समय नहीं मिलता। जब मिलता भी है तो उस समय रात रहती है तो संकोच में फोन नहीं करती। तुम उस समय जीजा जी के साथ होगी, पर तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है। तुम जब चाहो मुझे फोन कर सकती हो। ज्यादा देर ना सही, थोड़ी देर तो बात कर ही सकती हो। पर अब तुम्हें मेरी फिक्र कहां है? मां ने तो मरकर मेरा साथ छोड़ दिया, तू जीते जी ही छोड़ दे रही है। निशा ने भारी आवाज में कहा। अच्छा, अब ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। तू जीती, मैं हारी। अब हर दिन मैं तुम्हें फोन किया करूंगी। तुम्हें शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब तू मेरा फोन उठाना छोड़ देगी। सौम्या ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, यह अच्छी दादागिरी है। करोगी तो बोर कर दोगी, वरना करोगी ही नहीं। निशा ने चिढ़कर कहा, हम तो ऐसी ही हैं मैडम। अगर मुझसे दोस्ती की है तो मुझे झेलना पड़ेगा। सौम्या ने चिढ़ाते हुए कहा, भूतों से पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है। यह मुझे पता है। निशा ने चिढ़ाते हुए कहा, मैं भूत नहीं, चुड़ैल हूं। जिसको पकड़ती हूं तो वह मेरे जंगल से छूट नहीं सकता। यह तुम्हें पता है। सौम्या ने भी निशा को चिढ़ाते हुए कहा, मुझे पता है मेरी मां, मैं जानती हूं। तुमसे बहसबाजी में कोई जीत नहीं सकता। तुम मेरे जीजा जी का क्या हाल करती होगी? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, तभी तो मेरे पतिदेव मेरी हर बात बिना बहस किए मान लेते हैं। यह तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सौम्या ने नहले पर दहला लगाया। झांसी की रानी से कौन पंगा लेगा? किसको अपनी शामत बुलानी है? निशा ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। निशा की बात सुनकर सौम्या ने गंभीर स्वर में कहा, बालिके, तुम तो बहुत समझदार निकली। बड़ी जल्दी मेरी बात समझ गई। मां ने सुना है कि संगति का असर जल्दी पड़ता है। निशा ने भी गंभीर लहजे में कहा। फिर दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। अच्छा, यह सब छोड़, मैंने तुम्हें जो बताने के लिए फोन किया है, पहले वह सुन। सौम्या ने धीरे से कहा, ऐसी क्या बात है जिसे बताने के लिए तू इतनी उतावली हो रही है? कहीं जीजा जी का किसी और लड़की से चक्कर तो नहीं शुरू हो गया है? निशा ने मजाक लहजे में पूछा। तेरे जीजा जी तो ठहरे पत्नी भगत। मैं तेरे सचिन के बारे में बात करने वाली हूं, जिसे तू मासूम बच्चा समझती थी, सौम्या ने चिढ़कर कहा। सचिन का नाम सुनते ही निशा खामोश हो गई। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भी लिया हो। वह दर्द से तड़प उठी। सचिन के बारे में? सचिन ने ऐसा क्या किया है? निशा ने डरते हुए धीरे से पूछा। तेरा सचिन तो बड़ा शातिर निकला। वह जो है वह दिखाई नहीं देता। उसने अपने चेहरे पर शराफत का मुखौटा लगा रखा है। तुम्हें पता है, उसने पैसे के लिए तुम्हें धोखा दिया था। जिस लड़की से उसने शादी की थी वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। सचिन ने उससे शादी की, पर दूसरी औरत से भी उसके नाजायज संबंध थे। जब इस बात का पता उसकी पत्नी को चला तो उसने उसे तलाक देने की धमकी दी। तब सचिन ने मगरमच्छी आंसू बहाकर उसे मना लिया और बाद में उसे स्लो पॉइजन देकर उसकी हत्या कर दी। सौम्या ने सचिन के बारे में धमाका किया। सौम्या की बात सुनकर निशा सिर से लेकर पांव तक कांप गई। उसने हकलाते हुए आश्चर्य से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें किसने बताया? रश्मि ने। तुम्हें रश्मि तो याद है ना? सौम्या ने गुस्से में कहा। तुम रश्मि की बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हो? वह तो एक नंबर की झूठी थी। निशा ने कहा, हां, रश्मि झूठी थी, पर सचिन रश्मि के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है। उसने रश्मि से कहा था कि मेरी पत्नी बीमार है, जब वह मर जाएगी तो वह उससे शादी कर लेगा। सौम्या ने एक और धमाका किया। तो क्या सचिन की पत्नी मर गई? निशा ने अनजान बनते हुए पूछा। हां, उसकी पत्नी की 2 महीने पहले मौत हो गई है, सौम्या ने बताया। तो क्या सचिन ने रश्मि से शादी की? निशा ने उत्सुकता से पूछा। अरे नहीं, सचिन अब रश्मि से नहीं, किसी डॉक्टर से शादी करने वाला है। वो डॉक्टर भी बहुत अमीर खानदान से है, सौम्या ने बताया। यह सब तुम्हें कैसे पता चला? निशा ने पूछा। रश्मि ने मुझे बताया। कल वह मेरे घर आई थी। वह सचिन के खिलाफ केस करने वाली है। वह मुझसे मदद मांगने आई थी। सौम्या ने गंभीर लहजे में कहा। तुमसे कैसी मदद? निशा ने आश्चर्य से पूछा। वह कोर्ट में मेरी गवाही चाहती है।
और मैं उस डॉक्टर को सचिन की असलियत बताऊं जिससे वह सचिन से शादी न करे। सौम्या ने बताया। गवाही? कैसी गवाही? निशा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। मैं कोर्ट में यह बयान दूं कि सचिन प्लेबॉय था। वह कॉलेज की लड़कियों को बहला फुसलाकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाता था। उसने तुम्हें भी धोखा दिया है। सौम्या ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। क्या तुम कोर्ट में गवाही देने जाओगी? वहां मेरा नाम भी लोगी? निशा ने अविश्वासपूर्ण स्वर में पूछा। हां, मैं कोर्ट में जाऊंगी, सचिन के खिलाफ गवाही भी दूंगी, पर तेरा नाम नहीं लूंगी। तू घबरा नहीं। लेकिन अब जब मुझे अवसर मिल रहा है तो मैं उस सचिन को सजा दिलवाकर रहूंगी जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सौम्या ने कठोर शब्दों में कहा। क्या तुम उस डॉक्टर से मिलने जाओगी? निशा ने धीरे से पूछा। हां, मैं आज शाम को ही उससे मिलने जा रही हूं। सचिन उस डॉक्टर का जीवन बर्बाद करे उससे पहले मैं सचिन की सच्चाई उसे बता दूंगी। सौम्या ने कहा। अगर उस डॉक्टर ने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम्हारा ही अपमान कर दिया तो? निशा ने गंभीर लहजे में शंका जताई। मैं इंसानियत के नाते उसे एक बार समझाने का प्रयास करूंगी। उसकी समझ में बात आती है तो ठीक, वरना भाड़ में जाए मेरी बला से। अगर उसके जीवन में बर्बादी ही लिखी होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सौम्या ने गंभीर लहजे में कहा। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूं। मैंने तुम्हें सच का आईना दिखाने के लिए फोन किया था। अब सचिन को तू अपने दिल की कैद से आजाद कर दे और आगे बढ़, किसी और का हाथ थामकर। इसी में तेरी भलाई है। आगे तू खुद इतनी समझदार है कि अपना भला बुरा समझ सकती हो। अगर नहीं समझना है तो तेरी मर्जी, अकेली चलती रहे मेरी बला से। सौम्या ने गुस्से से झलाकर कहा। हर वक्त तेरी नाक पर गुस्सा रहता है, तू तो हवा से भी लड़ती हुई चलती है। निशा ने हंसते हुए कहा। निशा की बच्ची, तुझे अभी बताती हूं, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी। सौम्या ने गुस्से में कहा। फोन में घुसकर निशा ने हंसते हुए पूछा। ठीक है, ठीक है, अभी मेरा मजाक उड़ा ले, तू मेरे सामने आ, फिर बताऊंगी। सौम्या ने मायूसी से कहा। तेरे सामने हेलमेट पहनकर आऊंगी, निशा ने चिढ़ाते हुए कहा, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। निशा को हंसता सुनकर सौम्या भी हंसने लगी। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूं। सचिन की होने वाली पत्नी डॉक्टर प्रिया से मिलने के बाद तुम्हें फोन करूंगी। निशा ने कहा। बाय बाय। इतना कहकर सौम्या ने फोन काट दिया। फोन रखने के बाद निशा सचिन, रश्मि और डॉक्टर प्रिया के बारे में ही सोचती रही। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था, क्या सचिन जिस डॉक्टर से शादी करने वाला है वह निखिल की चचेरी बहन प्रिया ही है या वह कोई दूसरी लड़की है? मुझे इसका पता लगाना होगा। अगर वह लड़की निखिल की बहन है तो मुझे निखिल सर को सचिन की सच्चाई बतानी होगी, वरना एक मासूम निर्दोष लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा। सचिन जैसे वासना के पुजारी कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रिया ने सचिन को शादी से पहले अपने शरीर को छूने की इजाजत नहीं दी होगी, इसलिए वह उससे शादी कर रहा है। दूसरा, डॉक्टर प्रिया अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है, इसलिए भी सचिन उससे शादी करने को लालायित हो रहा है, वरना वह डॉक्टर प्रिया से कभी शादी ना करता। मेरे घर वालों के पास और रश्मि के घर वालों के पास पैसा नहीं था तो उसने हम दोनों से शादी नहीं की। मैं सचिन के बहकावे में नहीं आई, इसलिए वह मेरे शरीर से खेल नहीं सका, जबकि रश्मि का पूरा जीवन उसने बर्बाद कर दिया। रश्मि ने शादी से पहले ही अपने शरीर को सचिन के सुपुर्द कर दिया था। अब जब सचिन की पत्नी मर गई और रश्मि से उसका मन भर गया तो वह एक नई लड़की को अपने जाल में फंसाकर उसके शरीर और दौलत पर अपना अधिकार करना चाहता है। सौम्या ठीक कह रही है। मैं अब तक सचिन को मजबूर और शरीफ समझती थी, पर वह दोहरा चेहरा लिए फिर रहा था। अब जब मेरे सामने सचिन के चेहरे से मुखौटा उतर गया है तो मुझे दोबारा उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर उसने मजबूरी में शादी की होती तो वह अपनी पत्नी की मौत के बाद मुझसे शादी करता। किसी डॉक्टर प्रिया से शादी करने की ना सोचता। वह किसी से प्यार नहीं करता, वह सिर्फ खुद से, दौलत से और औरत के शरीर से प्यार करता है। ऐसे दरिंदे को समाज में खुला नहीं छोड़ना चाहिए,
वरना वह किसी दूसरी मासूम निशा, रश्मि और प्रिया का जीवन बर्बाद करता रहेगा। मुझे उसकी असलियत सबके सामने लानी ही होगी। इसलिए मुझे निखिल सर, चेयरमैन साहब की नजरों में गिरना भी पड़ा, तो भी मुझे यह अपमान बर्दाश्त है। लेकिन अब किसी मासूम लड़की का जीवन मैं सचिन को बर्बाद नहीं करने दूंगी। निशा मन ही मन यह निश्चय कर चुकी थी। उसे सिर्फ चेयरमैन साहब और निखिल के लौटने का इंतजार था। उनके आते ही वह सचिन की सच्चाई उन्हें बता देगी। तभी निशा के मन से एक आवाज आई, क्या निखिल और चेयरमैन साहब तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे? हो सकता है कि उन्हें तुम्हें ही गलत समझ बैठे। मन की बात सुनकर निशा के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट फैल गई। उसने मन ही मन कहा, मैं निखिल सर को सच बताकर अपना फर्ज पूरा करूंगी। आगे प्रिया और उसके घर वालों की मर्जी जैसा चाहे करें, मेरी बला से। निशा ने मन ही मन सोचते हुए निर्णय लिया। निशा अपनी पढ़ने की मेज के पास जाकर कुर्सी पर बैठ गई। उसने अमृता प्रीतम की एक किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगी। अमृता प्रीतम की एक रचना की कुछ पंक्तियों का भाव, जहां मन के जज्बात दबाए ना जाए, भगवत का स्वर सुनाई दे, वह घर मेरा होगा। पढ़कर निशा ने लंबी सांस ली। वह आगे पढ़ने की कोशिश करने लगी, पर निशा का मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। उसने झल्लाकर किताब बंद की और कमरे से बाहर निकल आई। थोड़ी देर वह बरामदे में इधर उधर टहलती रही, फिर बाहर हॉस्टल के गार्डन की ओर चल पड़ी। यह बोर्डिंग स्कूल पहाड़ी इलाके में था। यहां का मौसम और प्राकृतिक सौंदर्य लोगों के आकर्षण का केंद्र था। आज का मौसम भी बहुत सुहाना था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थीं, बगीचों में भी तरह तरह के फूल खिले हुए थे। हर श्रृंगार के पेड़ के नीचे फूलों की सफेद चादर सी बिछी हुई थी। हर श्रृंगार के फूलों की महक बगीचे के वातावरण को सुगंधित कर रहा था। बाहर प्रगति का सौंदर्य देखकर निशा के मन का तूफान थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसके चेहरे का तनाव गायब हो गया। मैडम, आप यहां अकेली क्या कर रही हैं? तभी पीहू की मासूम आवाज सुनकर निशा चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पीहू खड़ी हुई थी। पीहू को देखते ही निशा को सचिन का चेहरा याद आ गया। उसके चेहरे की मुस्कान फिर गायब हो गई, पर निशा ने स्वयं को तुरंत संभाल लिया और मुस्कुराते हुए पीहू से पूछा, आप यहां क्या करने आई हैं पीहू जी? मैडम, आपने कहा था कि आप मेरे पास आएंगी। मैं आपका इंतजार कर रही थी। जब आप आई नहीं तो मैं आपसे मिलने आपके कमरे में आ गई। वहां मुझे रामू काका ने बताया कि उन्होंने आपको गार्डन की ओर जाते देखा है, तो मैं आपसे मिलने यहां आ गई। पीहू ने मासूमियत से जवाब दिया। अच्छा, तो आप मेरी जासूसी कर रही थी? निशा ने पीहू को गुदगुदाते हुए कहा। गुदगुदी लगने से पीहू खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी मासूम हंसी से पूरा वातावरण ही गूंजायमान हो उठा। निशा बहुत देर तक पीहू से बातें करती रही। पीहू की बातें सुनकर निशा को इतना पता चल गया कि सचिन अपनी बेटी से प्यार नहीं करता और डॉक्टर प्रिया को वह पीहू के पास आने नहीं देता था। पीहू ने यह भी बताया कि एक बार डॉक्टर प्रिया ने सचिन से कहा भी था, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपकी पत्नी की तबीयत में सुधार क्यों नहीं हो रहा, जबकि मैं जो दवाइयां दे रही हूं उससे उनकी तबीयत ठीक हो जानी चाहिए। पीहू की बात सुनकर निशा को सौम्या की बात याद आ गई कि सचिन अपनी पत्नी को स्लो पॉइजन दे रहा था जिससे वह मर जाए। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर प्रिया की दवा इसलिए काम नहीं कर रही थी क्योंकि सचिन अपनी पत्नी को धीमा जहर दे रहा था। पीहू की बात सुनकर निशा का निर्णय और भी दृढ़ हो गया। उसने सोच लिया कि वह सचिन की सच्चाई निखिल को जरूर बताएगी। निशा काफी समय पीहू के साथ बगीचे में बैठी बातें करती रही। तभी वहां पुष्पा आ गई। उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, दीदी, आज आपको क्या हो गया है? आप तो हर काम समय पर करती हैं। आज दोपहर का 2:30 बज रहा है और आप खाने के लिए मेस में नहीं आई, तो मैं समझ गई कि आप आज परेशान हैं और आप यहां बगीचे में ही बैठी होंगी। देखिए, मेरा अनुमान सही निकला। अब चलिए खाना खाइए। यह दुनिया है, यहां मरना जीना लगा ही रहता है, पर किसी के मरने से जिंदगी नहीं रुकती। आप कब तक दुखी रहोगी? यहां सभी ने यह समाचार सुना, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक आप हैं जो अभी तक शोक में डूबी हुई हैं।
पुष्पा की बात सुनकर निशा धीरे से मुस्कुरा दी। वह पुष्पा को क्या बताती कि वह क्यों दुखी और परेशान है। अच्छा मेरी दादी अम्मा, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई, चलो खाना खाते हैं। निशा ने बात को बदलकर मुस्कुराते हुए कहा। पुष्पा भी निशा की बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर तीनों मेज की ओर चल पड़े। खाना खाने के बाद निशा ने पीहू को उसके कमरे में छोड़ा और खुद अपने कमरे में आ गई। उसके सिर में दर्द हो रहा था। यह बात उसने पुष्पा को नहीं बताया था। कमरे में आकर निशा ने सिर दर्द की दवा खाई और बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर निशा इधर उधर करवट बदलती रही, फिर धीरे धीरे नींद की आगोश में समा गई। निशा दूसरे दिन जब अपने ऑफिस पहुंची तो उसे पता चला कि निखिल सर स्कूल आए हुए हैं। वह मन ही मन सोच रही थी कि निखिल सर से कैसे सचिन के विषय में बात करे। अभी वह इसी उधेड़बुन में थी कि तभी पुष्पा ने आकर कहा कि उसे निखिल सर बुला रहे हैं। निशा ने सोच लिया कि मौका मिलते ही वह निखिल सर से सचिन के विषय में बात करेगी। आई एम कम इन सर। निशा ने निखिल के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचकर कहा, कम इन निशा जी। अंदर से निखिल की आवाज सुनाई दी। निशा कमरे में दाखिल हुई। निखिल के कहने पर वह सामने की कुर्सी पर बैठ गई। मिस निशा, कल मीटिंग नहीं हो सकी थी, पर पापा ने आपको वॉइस प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त कर दिया है। यह रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। निखिल ने एक लिफाफा निशा को पकड़ाते हुए कहा। निशा ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वह चुपचाप बैठी रही। उसके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। निशा को गंभीर देखकर निखिल ने गंभीर लहजे में पूछा, क्या बात है निशा जी? लगता है कि आप खुश नहीं हैं, पर कल तो आप इस पद पर कार्य करने के लिए तैयार थी, फिर आज ऐसा क्या हो गया? सर, मैं बहुत खुश हूं, पर इस पद का कार्यभार ग्रहण करने से पहले मैं आप और चेयरमैन साहब को कुछ बताना चाहती हूं। उसके बाद जो आपका फैसला होगा वही मेरा होगा। निशा ने गंभीर लहजे में कहा। आप क्या बताना चाहती हैं? क्या उस बात का ताल्लुक आपसे है? निखिल ने गहरी नजरों से निशा को देखते हुए पूछा। सर, उसका संबंध मेरे साथ साथ आपके होने वाले बहनोई सचिन से भी है। निशा ने गंभीर मुद्रा में कहा। क्या सचिन? सचिन के विषय में आप क्या बताना चाहती हैं और सचिन का आपसे क्या रिश्ता है? निखिल ने गंभीर लहजे में पूछा। उसके स्वर में कड़वाहट थी। सर, यह बात यहां ऑफिस में नहीं की जा सकती। मैं सभी बातें चेयरमैन साहब के सामने कहना चाहती हूं। अगर वहां आपकी बहन प्रिया भी हो तो और भी अच्छा होगा, निशा ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। निखिल कुछ देर निशा को घूरता रहा, फिर गंभीर लहजे में बोला, ठीक है, मेरे साथ मेरे घर चलिए निशा जी। इतना कहकर वह ऑफिस से बाहर निकल गए। निशा भी निखिल के पीछे चल पड़ी। निखिल ने पोर्च में पहुंचकर अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला। निशा को गाड़ी में बैठने के लिए कहकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। निशा के गाड़ी में बैठते ही कार स्कूल कैंपस से बाहर निकल गई। कुछ टीचर्स ने निखिल के साथ निशा को कार में बैठते हुए देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वह एक दूसरे का मुंह देखते हुए आपस में कान्हा फूंसी करने लगे। तभी वहां पुष्पा आ गई। उसने वहां खड़े लोगों की बातें सुन ली। वह लोग निखिल और निशा के संबंधों को लेकर उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। आप लोगों के पास दूसरा कोई काम नहीं है क्या, जो आप लोग निखिल साहब और निशा दीदी के बारे में उल्टी सीधी बातें बना रहे हैं? निशा दीदी वार्डन हैं, कोई विशेष काम रहा होगा इसलिए बड़े साहब से मिलने गई होंगी। आप लोग तो अपना काम ठीक से करते नहीं, बस दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं, पुष्पा ने गुस्से में कहा। पुष्पा की बात सुनकर सभी की सिटी बिट्टी गुम हो गई। वह सभी जानते थे कि पुष्पा निशा और निखिल की बहुत खास है। कहीं उसने निखिल को कुछ बता दिया तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उन लोगों ने कोई बहस नहीं की और चुपचाप वहां से खिसक ली। उधर निखिल गाड़ी चलाते हुए मन ही मन यही सोच रहे थे कि सचिन के बारे में निशा ऐसा क्या जानती है जो पापा और प्रिया को बताना चाहती हैं। उन्होंने निशा से कुछ पूछा नहीं। गाड़ी चलाते रहे। निशा भी गुमसुम बैठी रही। उसके हृदय में तूफान उठा हुआ था, पर उस तूफान को वह अपने मन में ही दबाए बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकने से निशा की तंद्रा भंग हुई।
उसने चौंक कर देखा तो गाड़ी एक शानदार महल के कंपाउंड में खड़ी हुई थी। गाड़ी के रुकते ही एक नौकर भागकर आया और उसने कार का दरवाजा खोला। निखिल कार से बाहर निकल गए। जब तक नौकर निशा की तरफ का दरवाजा खोलता, निशा स्वयं कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई थी। अपने मालिक के साथ एक सुंदर सी लड़की को देखकर बूढ़े नौकर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह निशा को निखिल की दोस्त समझने की भूल कर रहा था। निखिल निशा को लेकर घर के अंदर गए। अंदर बड़े से हॉल में पहुंचते ही निशा की आंखें चौंधिया गईं। हॉल की सजावट किसी राजमहल से कम नहीं थी। छत से बड़े बड़े फैंस लटक रहे थे। दीवारों पर बेशकीमती तस्वीरें टंगी हुई थीं। हॉल के बीचों बीच 4 बड़े सोफों का सेट लगा हुआ था। कीमती गमलों से हॉल को सजाया गया था। हॉल की भव्यता और सुंदरता देखकर निशा अचंभित हो रही थी। तभी उसकी नजर चेयरमैन साहब पर पड़ी, जो एक सोफे पर बैठे हुए थे। उन पर नजर पड़ते ही निशा ने उन्हें प्रणाम किया। तभी वहां निखिल की माताजी भी आ गई। उन्होंने निखिल के साथ निशा को देखा तो उनके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट फैल गई। अरे निशा, तुम निखिल के साथ यहां कोई खास बात है क्या? चेयरमैन साहब ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए गंभीर मुद्रा में पूछा। पापा, निशा जी आप और प्रिया से सचिन के विषय में कुछ कहना चाहती हैं, इसलिए मैं इन्हें यहां लेकर आया हूं, निखिल ने गंभीर लहजे में कहा। सचिन के विषय में चेयरमैन साहब ने आश्चर्य से पूछा। यस सर, यह समय इन बातों का नहीं है, पर कहीं प्रिया जी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैं यह सब बताने जा रही हूं। जब कल आपने कहा था कि प्रिया जी 10 दिन बाद सचिन से शादी करने वाली थी, अब शादी टल जाएगी, तो मैं सचिन का नाम सुनकर चौंक गई थी, क्योंकि जिस सचिन को मैं जानती हूं वह भी किसी डॉक्टर प्रिया से ही शादी करने वाला था। पर फिर मैंने सोचा, हो सकता है कि जिस सचिन से प्रिया जी शादी करने वाली है वह कोई और सचिन हो। जिस सचिन को मैं जानती हूं वह नहीं। लेकिन आप लोगों के जाने के बाद मेरी सहेली का फोन आया। उसने जो बातें बताई तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि जिस सचिन को मैं जानती हूं उसे उसी से प्रिया जी शादी करने जा रही हैं। निशा ने गंभीर लहजे में कहा, आप जिस सचिन को जानती हैं, अगर मैं उस सचिन से शादी करने जा रही हूं तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? निशा जी, तभी प्रिया ने कमरे में आते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी प्रिया जी, अगर आपने सचिन से शादी की तो आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, निशा ने सपाट स्वर में कहा। तुम सचिन के खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद सचिन से शादी करना चाहती हो? प्रिया ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा। प्रिया जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, निशा ने जल्दी से कहा। मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह समझ रही हूं। तुम मुझे सचिन के खिलाफ भड़काकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती हो। प्रिया ने गुस्से में कहा। नहीं प्रिया जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं सचिन को अच्छी तरह जानती हूं। वह अपने चेहरे पर शराफत का मुखौटा लगाकर घूम रहा है। अपने शरीफ चेहरे के पीछे उसने अपना घिनौना चेहरा छुपा रखा है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा या आप देखना नहीं चाह रही हैं। निशा ने थोड़ा गुस्से में कहा। मैं देखना चाहती भी नहीं। सचिन मुझसे प्यार करता है। मैं सचिन को अच्छी तरह जानती हूं। वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए तुम सचिन के खिलाफ मेरे मन में जहर भरना बंद करो, प्रिया ने चिढ़कर कहा। चेयरमैन साहब, उनकी पत्नी और निखिल निशा की बातें सुनकर स्तब्ध थे। उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। आप सचिन को उतना ही जानती हैं जितना उसने खुद को जानने दिया है। सचिन की एक बेटी भी है जिसका नाम पीहू है। क्या आप उससे मिली हैं? निशा ने प्रिया से ही प्रश्न किया। हां, मैं यह जानती हूं कि सचिन की एक बेटी है, लेकिन पीहू मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। वह अपने पापा के साथ किसी भी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। अगर सचिन अपनी किसी महिला मित्र को घर लेकर जाता है तो पीहू को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में आकर उस औरत को चोट भी पहुंचा सकती है। इसलिए सचिन मुझे पीहू से दूर रखता है, प्रिया ने आत्मविश्वास के साथ कहा। सचिन झूठ बोल रहा है। पीहू ऐसी नहीं है। मैं पीहू को अच्छी तरह जानती हूं।
निशा ने दृढ़ता से कहा। तुम पीहू को कैसे जानती हो? प्रिया ने निशा को घूरते हुए पूछा। पीहू आपके ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है? मैं हॉस्टल की वार्डन हूं। निखिल सर भी पीहू से मिल चुके हैं। क्या आपको पता है कि सचिन ने पीहू से आपके विषय में क्या कहा है? सचिन ने पीहू से कहा है कि आपको बच्चे पसंद नहीं है। अगर पीहू आपके आसपास रहेगी तो आप सचिन से शादी नहीं करेंगे। आपके कारण सचिन ने पीहू को बोर्डिंग स्कूल में डाला है। निशा ने गंभीर लहजे में बताया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सचिन से। मुझे तो बच्चे बहुत पसंद हैं। जबकि सचिन ने मुझे बताया था कि पीहू अपनी मम्मा की मौत का जिम्मेदार मुझे समझती है, इसलिए मुझसे नफरत करती है। वैसे वह मेरी किसी भी महिला दोस्त को पसंद नहीं करती। प्रिया ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप पीहू से मिलकर पूछ सकती हैं कि जो मैंने कहा वह सच है या नहीं। निशा ने गंभीर मुद्रा में कहा। निशा, तुम्हें सचिन के बारे में इतनी जानकारी किसने दी? किसी ने नहीं दी। मैं सचिन को जानती हूं। वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था और मुझसे प्यार करने का दावा भी करता था, पर मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था क्योंकि मेरे पिता के पास पैसा नहीं था। मैं उसके स्टेटस की नहीं थी, इसीलिए वह मुझसे शादी तो नहीं कर सकता था, पर मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहता। जब मैं इसके लिए तैयार नहीं हुई तो वह मुझे छोड़कर चला गया और एक अमीर खानदान की लड़की से शादी कर ली और रश्मि नाम की लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगा। जब उसका मन अपनी पत्नी से भर गया तो उसने उसे धीमा जहर देना शुरू कर दिया। इसी कारण आपकी दवाई का असर सचिन की पत्नी पर नहीं हो रहा था। यह बात शायद आपने सचिन से कही भी थी कि आपकी दवाई से उनकी पत्नी की सेहत में सुधार होना चाहिए, पर हो नहीं रहा। ऐसा क्यों है? आप समझ नहीं पा रही हैं। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी दवाई का असर क्यों नहीं हो रहा था। निशा ने प्रिया को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, ओह माय गॉड, तो क्या सचिन अपनी पत्नी को जहर दे रहा था? प्रिया ने आश्चर्य से पूछा। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखाई दे रहे थे। हां, इस बात का कोई परिणाम मेरे पास नहीं है, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि सचिन ने ऐसा किया होगा, वरना वह अपनी पत्नी की मौत के 2 महीने बाद ही आपसे शादी करने की ना सोचता। जब वह हॉस्टल आया और मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बेटी अभी छोटी है, जल्दी उसने अपनी मां को खोया है, अब तुम भी उसे अपने से दूर कर रहे हो। लोग क्या कहेंगे? अभी तुम्हारी पत्नी को मरे हुए 2 महीने हुए हैं। जानती है प्रिया जी, उसने मुझे क्या जवाब दिया था? उसने कहा था कि मेरी बेटी ने अपनी मां को 2 महीने पहले खोया है, पर मैंने अपनी पत्नी को 5 साल पहले ही खो दिया है। मेरी भी शारीरिक इच्छाएं हैं। मैं 5 साल से औरत से दूर रहा हूं, इसलिए शादी करने जा रहा हूं। तब मुझे यह बात नहीं पता थी कि वह रश्मि के साथ रिलेशनशिप में है और शराफत का ढोंग कर रहा है, वरना मैं उसी समय उसके चेहरे से शराफत का मुखौटा उखाड़ फेंकती। आपको शायद यह बात पता नहीं है, रश्मि सचिन को कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर रही है। मेरी सहेली सौम्या भी सचिन के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी और अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी यह गवाह के रूप में कोर्ट जाऊंगी। प्रिया जी, मैंने अपने अतीत का काला पन्ना आप लोगों के सामने इसलिए खोला क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका जीवन भी सचिन बर्बाद कर दे। वह आपकी दौलत हथियाने के लिए आपसे प्यार का नाटक कर रहा है। शादी होने के बाद वह अपना असली रंग दिखाएगा। मैं नहीं चाहती कि पीहू की मां रश्मि और मेरी तरह सचिन आपका जीवन भी बर्बाद करे। चेयरमैन साहब और निखिल सर का बहुत एहसान है मेरे ऊपर, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उनकी बेटी, उनकी बहन का जीवन सचिन के हाथों बर्बाद हो। आगे आप लोगों की मर्जी, जैसा चाहे वैसा करें। चेयरमैन साहब, आप मुझे वाइस प्रिंसिपल बनाना चाहते थे, क्या अब भी आप मुझे इस योग्य समझते हैं? निशा ने दर्द भरी आवाज में कहा। निशा की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। निशा कुछ देर बैठी रही, फिर उठते हुए बोली, सर मैं चलती हूं। अगर मेरे कारण आप लोगों का दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूं। इतना कहकर निशा हॉल से बाहर जाने लगी। तुम कहां जा रही हो? निशा,
अभी हमने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी है। चेयरमैन साहब ने कठोर शब्दों में कहा। निशा के पांव वहीं रुक गए। यहां आओ, चेयरमैन साहब ने गंभीर मुद्रा में कहा। निशा चेयरमैन साहब के पास आकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। तुमने सचिन की असलियत बताकर हमारी बेटी का जीवन बर्बाद होने से बचा लिया, इसके लिए हम तुम्हारी आभारी हैं। चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद सर, आपने मेरी बात को समझा, वरना मैं तो बहुत डरी हुई थी। कहीं आप मुझसे नाराज होकर मुझे नौकरी से ना निकाल दें। निशा ने धीरे से कहा। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूं, चेयरमैन साहब ने रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ कहा। क्या सर, मैंने जो भी सचिन के बारे में कहा है वह सच है। मेरा विश्वास कीजिए, आप मुझे नौकरी से ना निकालिए। मैं कहां जाऊंगी? निशा ने भराई हुई आवाज में कहा। चेयरमैन साहब ने निशा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और प्रिया की तरफ मुखातिब होकर बोले। प्रिया, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी मां की 13वीं के बाद मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से करने जा रहा हूं। कपिल तुमसे शादी करना चाहता था, पर जब मुझे पता चला कि तुम सचिन से प्यार करती हो तो मैंने कपिल के पिता को मना कर दिया। पर जब सचिन की असलियत हमारे सामने आ गई तो अब सचिन से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, चेयरमैन साहब ने प्रिया से कहा। फिर वह निशा की ओर मुखातिब होकर बोले। तुम क्या कह रही थी कि मैं तुम्हें नौकरी से ना निकालूं? यस सर, निशा ने दुखी मन से कहा। हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, तुम कैसे करोगी? चेयरमैन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, मैं कुछ समझी नहीं। निशा ने चौंक कर हकलाते हुए पूछा। अरे, सीधी सी बात तुम्हें समझ नहीं आई? मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता हूं। चेयरमैन साहब ने निखिल की ओर देखकर हंसते हुए कहा। निखिल ने शर्माकर अपना चेहरा झुका लिया। उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट फैली हुई थी। निशा को जब चेयरमैन साहब की बात समझ आई तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। निशा के आंसू देखकर निखिल की मां ने उसे अपने सीने से लगा लिया। निशा उनसे लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे आज फिर मां के आंचल की छांव मिल गई थी। इस खुशी में उसकी आंखें गंगा जमुना बन खुशी का इजहार कर रही थीं। प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी की ताकत सबसे बड़ी होती है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे सामने कितने भी छल, धोखे या स्वार्थी लोग हों, यदि हम सत्य के मार्ग पर अडिग रहें और न्याय के लिए खड़े रहें तो अंततः सत्य की जीत ही होती है। सचिन जैसे द्वैध व्यक्तित्व और लालच से प्रेरित लोग केवल अपने और दूसरों के जीवन में दुख और विनाश ही लाते हैं, जबकि सच्चाई और न्याय ही इंसान को स्थायी सम्मान और शांति प्रदान करते हैं। हमें यह भी सीख मिलती है कि मासूमों और निर्दोषों की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। किसी भी परिस्थिति में उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना ही हमारी जिम्मेदारी है। निशा ने साहस, समझदारी और धैर्य के साथ सचिन की असलियत को सामने लाकर केवल निखिल और प्रिया का नहीं, बल्कि पीहू जैसी मासूम बच्ची का भी भविष्य सुरक्षित किया। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि स्वार्थ और छल से कभी कोई खुश नहीं रह सकता, जबकि सच्चाई, निष्ठा और न्याय के मार्ग पर चलने से जीवन में सच्ची खुशी, सम्मान और शांति मिलती है। सत्य की रक्षा करें, अन्याय और छल का सामना साहस के साथ करें और मासूमों व निर्दोषों की रक्षा करना कभी न भूलें। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।